आज का हमारा विज्ञान के विषय में टॉपिक है बायोलॉजी में। हम शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र से। तो पाचन तंत्र को देखना है कि कहाँ से शुरू होता है। तो मेनली आहार नाल से लेके और हमारे लीवर और छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए सब मलमूत्र तक जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं आहार नाल में। सबसे पहले आता है हमारा मुंह। देखिए जो हमारे पाचन तंत्र सिस्टम है वो शुरुआत हमारा जो है लार से हो जाता है। ठीक है, लार निकलती है, उससे हमारा जो है पाचन क्रिया शुरू होती है। लार में टायलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो एक टायलिन होता है और एक एमाइलेज होता है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट भाग को, कौन से भाग को पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट भाग को पचाता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो एक और होता है इसमें, अगर जीवाणु को नष्ट करने के लिए पूछा जाए तो जो है लाइसोजाइम। मेनली पूछा जाता है यही है कि टाइलिन और एमाइलेज कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में। दूसरा भाग है हमारा इसी में कि आहार नाल का दूसरा भाग दांत। दांतों का कार्य क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। दांत हमारे जो है चार हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारा इंसिशन, यानी कि काटने और कुतरने का कार्य जो आगे के होते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है कैनाइन, यानी चीड़ फाड़ करने के लिए। ये जो साइड के इसे कीले टाइप में जिनको बोलते हैं, और विशेषकर जो मांस वगैरह खाते हैं उन लोग भी इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शेर वगैरह के साइड में होते हैं, उसी तरह के वही हैं। नंबर तीसरे पे इसमें दांतों का भाग है प्रीमोलर और मोलर। ये सबसे जो बाद के भाग होते हैं दांतों के, वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये बच्चों में और किशोरों में देख लेते हैं कि कितने कितने कौन कौन से वो पाए जाते हैं। आप जनरली देख सकते हैं बस, और ऐसा कुछ खास कुछ नहीं है इसमें। पूछ लिया जाता है कभी कोई क्वेश्चन में जनरली कि बच्चों में कितने पाए जाते हैं, तो 20। और किशोर जो 13 से 19 वर्ष का होता है उसके 28। जो 19 जब ऊपर हो जाता है तो उसके 32 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दांत किससे क्या है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए शॉर्ट में, अगर याद करना चाहें तो 21-23/21, ऊपर भी 21-23, नीचे भी 21-23। तो इंसिनेटर 2, कैनाइन 1, और प्रमोलर 2, और मोलर 3। ठीक, देखिए वही है। और बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं और इनको दूध के दांत या प्राथमिक दांत भी कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि एक बार टूटने के बाद फिर दोबारा स्थायी दांत निकल के आते हैं। वयस्क में कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिन्हें द्वितीयक दांत या स्थायी होते हैं। एक बार ये टूट जाए फिर दोबारा नहीं आते हैं। ये देखिए संख्या अभी जो हम बता रहे थे ऊपर, आपको ये याद कर लेना है कि वयस्क मनुष्य में इंसियर और कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये कितने कितने पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की लाइफ में टीथ 2 बार आते हैं, इसीलिए द्विवार दंती कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि एक बार दूध गाएंगे फिर दोबारा परमानेंट आते हैं। मनुष्य के टीथ जबड़े की हड्डी के गर्त में लगे होते हैं, इसीलिए गर्ददंती भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, इतना खास कुछ नहीं है इन चीज़ों को। अगला देखते हैं इसमें। अगला है, देखिए ये आपको नोट भी किया हुआ है कि दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगर पूछा जाए शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हमारा क्या है, तो वो दांत का इनेमल है। हाथी दांत ऊपरी दंतक दांत होता है। ठीक है, तो हाथी का दांत है, अगर कहा जाए अपर इंसियर किसे कहते हैं तो वो होता है हाथी का दांत, जो बाहर निकले हुए होते हैं। शाकाहारियों में कैनाइन टीथ अनुपस्थित होता है। देखिए कैनाइन जो हमने बताया था, ये खास खास तौर पर जो मांस वगैरह खाते हैं जानवर या कुछ मनुष्य भी खाते हैं, तो उनके ये दांत पाया जाता है। ठीक, इसके स्थान पर एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे दंतावकाश कहते हैं। ठीक है, जैसे खरगोश हो गया, हाथी, हिरन, ये मांस नहीं खाते तो इनके दांत नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये दंतावकाश, यानी कि यहाँ पे दांत नहीं होता है। एक तरह से कहा जाए वो कॉमन होगा। बच्चों में प्रीमोलर टीथ पूर्णतः एब्सेंट होता है। देखिए प्रीमोलर क्या होता है, जो हमारी पीछे की दाढ़ होती है वो होती है, उसे प्रीमोलर कहते हैं, जो कि बच्चों में नहीं पाई जाती। किशोर में क्या होता है, जो पीछे जो चार होते हैं, यानी अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, वो भी एब्सेंट रहता है। लेकिन ये जो है 19 साल से जैसे ऊपर होगा तो उसके बाद ये दांत निकलते हैं। ठीक है, 19 साल या इससे अधिक। अब इसका तीसरा, जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा उसमें स्टार्ट होता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है कि ग्रास नाल व श्वसन नाल के संयुक्त क्षेत्र को ग्रसनी कहते हैं। ठीक, इसका एक रचना क्या रहती है, कांकलक नामक रचना लटकी रहती है, जो भोजन करते समय या पानी पीते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य करती है। ठीक है,
इसके बाद है ग्रासनाल। ग्रासनाल का आहार नाल का विभाग है जो भोजन को बिल्कुल पाचन नहीं करता है। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ये ध्यान रखना, न ग्रासनी में और ना ही ग्रासनाल में। ठीक। अगला अमाशय। अमाशय क्या होता है? स्टोमच, जिसको हम बोलते हैं कि अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक। कि हमारे शरीर में पेप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये जो पाचन करता है ये प्रोटीन का होता है। आप याद कर सकते हैं, पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर पेप्साइन। ठीक है, पेप्सिन। अमाशय उपस्थित एंजाइम, देखिए रेनिन एंजाइम जो है दूध को दही में बदलता है। तो ये याद कर लीजिए कि कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलता है। कि यहाँ पे प्रोटीन को पचा रहा है और इससे पहले कार्बोहाइड्रेट को जो ऊपर बताया था हमने, वो आपको देखना है कि कार्बोहाइड्रेट को कौन सा वो पचाता है एंजाइम। ये आपको याद करने वाले पॉइंट यही हैं। ठीक है, तो जो टाइलिन और एमाइलेज है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक, और वहीं यहाँ हमने जो बताया आपको पेप्सिन एंजाइम आपको प्रोटीन को पचाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक। दही में जो है कैसीन पाया जाता है और कैसिनोजोन प्रोटीन जो होती है वो दूध में पाई जाती है। ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं अगला नोट, इसमें क्या है। देखिए नोट को खासतौर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जबकि वयस्कों में रेनिन एंजाइम एब्सेंट होता है। देखिए रेनिन एंजाइम जो होता है वो ध्यान रखना सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। बच्चों में वयस्कों में रेनिन के स्थान पर HCl का निर्माण होता है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो उनको वो निर्माण होने लगता है। HCl निर्माण अमाशय में उपस्थित अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। अच्छा, अमाशय में उपस्थित मुख्य कोशिका का जैव भोजन को कोशिकाएं निष्क्रिय एंजाइम पेप्साइन का श्रावण करती हैं। चलिए ये भी ठीक है आपका। और चारों ओर श्लेष्मा की झिल्लियाँ होती हैं। देखिए अमाशय के चारों तरफ किसकी झिल्लियाँ होती हैं? श्लेष्मा की। ठीक। अब इसका अगला भाग हम पढ़ते हैं कि इसके बाद हमारा भोजन जो जाता है वो छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि छोटी आंत बड़ी है या फिर बड़ी आंत का साइज ज़्यादा बड़ा है। तो ध्यान रखना छोटी आंत का साइज जो है बड़ा होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, अग्रछुद्रांश और क्षुद्रांश। छोटी आंत के अग्रहणी वाले भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। अगर पूछा जाए भोजन का पाचन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक। गृहिणी एक यू आकार की नलिका है। देखिए ये बहुत बड़ी नलिका रहती है और इसमें कई सारी जो है आकृतियाँ सी बनी होती हैं। ठीक है, ये यू आकार की होती है जिसमें अग्नाशय ग्रंथि भी लगी होती है। इसमें अग्नाशय ग्रंथि भी जो अगला आग है वो उसमें लगा होता है। अग्नाशय से अग्नारस रस निकलता है और अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज। ठीक, अभी ऊपर भी बताया। बसा लाइपेज प्रोटीन है, लाइपोस एंजाइम। ठीक, प्रोटीन को क्या कि प्रोटोस्ट और न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक को पचाने का एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम है जिनकी वजह से चीज़ों को है पचाई जाती है। देखिए इसीलिए याद करना, इसीलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे सारा जितना भी डाइजेशन होता है सब यहीं पे हो जाता है। यकृत में, देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो बहुत से लोग पित्ता से लगा देते हैं, जबकि कहाँ होता है वो लीवर में, यानी कि यकृत में। ठीक, हाँ ये कह सकते हैं कि पित्त रस का संग्रहण कहाँ होगा। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होगा? देखिए पित्त रस का संग्रहण जो इकट्ठा होगा वो पित्ता से होगा, ना कि उसका निर्माण। तो ध्यान रखना ये चीज़, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है तथा वसा का पायसीकरण करता है, एमलाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, जबकि अमाशय में सभी प्रकार के। देखिए एंजाइम ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे अमाशय रस में। ठीक है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, पीले रंग का होता है और एक हरे रंग का होता है। यकृत खराब होने जाने से पीलिया, जैसे कहते हैं जॉइंटिस हो गया, वो लीवर के खराब होने से जो है ये होता है। ठीक, अब इसका अगला हिस्सा है बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत बड़ी आंत के मिलन स्तर पर एक अवशेषी अंग पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। ठीक है, कृमि रूपी परिशोषण। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं कि बड़ी आंत में जल और औषधि का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में इकोलाई नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। देखिए यहाँ भी यही क्वेश्चन याद करने वाला आता है कि सहजीवी जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। पचित भोजन अमाशय में
इकट्ठा होता रहता है, बाकी जब जाता है सब मलाशय में चला जाएगा और उसके बाद क्या है कि अंत में गुदा द्वारा विसर्जित कर दिया जाता है। भोजन का पचित रूप, मुंह में क्या होता है, बोलस, अमाशय में कायम और गृहिणी में कायल। छोटी आंत की लंबाई, देखिए जो हम लोग बता रहे थे, इस चीज़ को ध्यान रखना, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है। बड़ी आंत की मोटाई, जो मोटाई होगी वो छोटी आंत से अधिक होगी। लंबाई किसकी बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, छोटी आंत की। मोटाई किसकी होगी, बड़ी आंत की। ठीक। शाकाहारियों के आहार नाल मांसपेशियों की तुलना में अधिक लंबी होती हैं। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेलुलोज उपस्थित होता है। सेलुलोज, शाकाहारी भोजन में क्या होता है, सेलुलोज, जितने भी हरे वो होती हैं सब्जियां आपकी, ठीक, तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है, जिसके पाचन के लिए अधिक आहार नाल की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना, सबसे अधिक लंबी अगर पूछा जाए तो शाकाहारियों में है। सेलुलोज दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह पदार्थों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यह पादपों की, किसके, पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अभी जो हम बताए थे कि सब्जियों में ये चीज़ पाई जाती है, और इसी में अगर हम देखते हैं तो कौन सा वो है जानवर, ठीक, तो इसको हम देखते हैं, इसमें है खरगोश। देखिए खरगोश क्या कह रहा है कि खरगोश सेलुलोज का पाचन न होने के कारण अपने ही मल पदार्थ को वापस खा जाता है। देखिए ये नोट करने वाला है, खरगोश एक ऐसा वो है कि जो खुद ही खा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्वमल भोगिता। ये तो नाम से आप परिचित हो जाते हैं इसके कि इसके नाम से क्या होगा। अगला क्या है, इसी का भाग देखते हैं हम। जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 5 से 6 मीटर होती है। मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7 से 8 मीटर हो जाती है। पचित भोजन में स्केहॉल एल्डिहाइड कोलेस्ट्रॉल नामक रसायनों के बन जाने के कारण मल पदार्थों से बदबू आती है। आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहते थे। कि आहार नाल को क्या कहते हैं, जैव प्रयोगशाला। चलिए अब देखिए, ये शरीर है जो अभी तक हमने ऊपर पूरा समझाया था, एक बार इस चित्र में भी देख लेते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे क्या होता है। ठीक, देखिए ये हमने मुंह से स्टार्ट हम करते हैं, टीथ हैं, और यहीं से हमारी लार बननी स्टार्ट होती है, और ये ग्रसनी में जैसी जाती है, फिर ये खाना हमारा जो अंदर आता है इसमें ग्रसनाल के द्वारा, और फिर खाना हमारा पहुंचता है अमाशय में। अमाशय में पहुंचने के बाद फिर क्या है, ये पित्ताशय है, और यहीं पे ये लीवर है। लीवर से हमारा जो है पित्तरस जो है इसमें पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक, वहीं लीवर से ये चीज़ आगे बढ़ती हुई आपकी जो है अग्नाशय पहुँचेगी, और अग्नाशय से फिर ये यहीं से छोटी आंत बड़ी आंत के द्वार यहीं से होते हुए और फाइनली मलाशय के द्वारा बाहर जो है गुदावाहर में, यानी एनस से जो बाहर निकल जाता है। ठीक, चलिए आज का दूसरा टॉपिक और इसको हम जोड़ लेते हैं। बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ब्लड। तो ये ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, ध्यान लीजिए, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ध्यान कर लीजिए, याद करने वाला 7.4, और ये कैसा आता, हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक, और एक कुछ कॉमन क्वेश्चन है कि एक यूनिट में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी बनने में, कि एक यूनिट में कितना ब्लड आता है, तो 350 ml ब्लड होता है। ठीक, अगला है कि रक्त रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। ठीक, रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। अच्छा ठीक है, बच्चों में रक्त का निर्माण देखो, अस्थियाँ, प्लीहा, यकृत, है ना, तीनों में होता है। और जो ब्लड को प्यूरीफाई जो करती है वो हमारी किडनी करती है। ठीक है, जैसे कुछ लोग की डायलिसिस वगैरह होती है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है ना, तो उनका किडनी काम नहीं करती, इसीलिए जो है उनका डायलिसिस किया जाता है। अच्छा दूसरा देखिए, रक्त का ऑक्सीकरण यानी कि फेफड़ों में होता है। कि जो ऑक्सीजन वगैरह जाती है ब्लड में, वो कहाँ से जाती है, फेफड़ों के माध्यम से जाती है। अच्छा एक और ध्यान रखिए कि प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। अच्छा रक्त में देखिए क्या पाया जाता है, कि ध्यान रखना, रक्त में हेपेरिन नामक, हेपेरिन नामक क्या होता है, प्रतिस्पंदन पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड रुक जाएगा, और बहुत से लोगों को जो अटैक क्लॉट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, नस वगैरह ब्लॉक हो जाती है, वो इसी यही होता है कि ये अगर नामक प्रतिस्पंदन अगर नहीं रहता या कम हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड रुकने लगता है, थक्का सा जमने लगता है। ठीक है, और इसका जो हेपेरिन का निर्माण है ये कहाँ होता है, लीवर में। हेपेरिन का निर्माण होता है लीवर में। अच्छा अब देखिए, रक्त बैंकों को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, रक्त को ये ध्यान रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक,
और रक्त प्लीहा को क्या कहते हैं? रक्त का, शरीर का रक्त बैंक। प्लीहा को क्या कहते हैं? रक्त का शरीर का रक्त बैंक। और प्लीहा को एक चीज़ और बोली थी ऊपर, क्या बोलते हैं? आरबीसी का कवरेज था। ठीक है। अब देखिए ब्लड जो हम जनरली जनरली देखते हैं, इसमें दो प्रकार से भाग हैं इसके। एक पहला क्या है? प्लाज्मा। ठीक। जो लगभग कितना होता है? रक्त का 55% होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? रक्त कॉर्पल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं। और बाकी अवशेष 45% जो ब्लड में क्या होंगी, वो आपकी रक्त कॉर्पल्स होंगे। ठीक। अब हम थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में जान बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मुख्यतः देखा जाए तो एक लिक्विड पार्ट है जो रक्त का 55% है, जो 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुमिन और फाइब्रोजिन। ठीक। ये अंडे में पित्तक का निर्माण करती हैं, और ये ग्लोबुमिन क्या होती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और फाइब्रोबिन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण करता है, ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण करता है। ठीक। प्लाज्मा में से प्रोबिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ सेरम कहलाता है। अगर इसमें से प्रोबिन और प्रोटीन निकाल देते हैं तो क्या बचता है? खाली सेरम बचता है। ठीक। अच्छा, अब दूसरा इसका भाग जो था वो है हमारा ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड कॉर्पल्स क्या होता है? देखिए, ब्लड कॉर्पल्स ये है रक्त का सॉलिड पार्ट है। ये कैसा होता है? सॉलिड पार्ट होता है। ये 50% लोग पाया। ये भी 3 भागों में इसको बांटा हुआ है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा इसमें प्लेटलेट्स। तो अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि आरबीसी हमारा क्या है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो इन्हें क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। और ब्लड में 4 यूनिट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में 4 यूनिट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाई जाती है। ठीक है। और इसका इसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही कैसा कलर हो जाता है ब्लड का? रेड। ठीक है। और ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करता है। ठीक है। यही हीमोग्लोबिन की वजह से ही शरीर ऑक्सीजन क्या है? पूरे शरीर में परिवहन करती है। अतः इसे शरीर का क्या बोलते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, रेस्पायरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? शरीर का श्वसन रंजक या फिर रेस्पायरेटरी पिगमेंट। ठीक है। तो ये आरबीसी को बोला जाता है। अगर आप पूछा जाए कि आरबीसी का रेस्पायरेटरी पिगमेंट, आरबीसी को या रेस्पायरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं शरीर का, तो वो आरबीसी को है। ठीक। इसमें एक नोट कर लीजिए, क्या है कि जो स्त्रियाँ होती हैं, स्त्रियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। ध्यान रखना, स्त्रियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कैमल और लोमा, इनमें जो है ये पाया जाता है। याद करने वाला क्वेश्चन ये है, ये पूछा जाता है कि आरबीसी की लाइफ टाइम की लाइफ साइल्स कितनी होती है? तो इसका लाइफ टाइम होता है, जीवन काल होता है इसका 20 दिन। जनरली क्वेश्चन 20 दिन का ही पूछा जाता है। और अगला देख लीजिए, नंबर ऑफ आरबीसी कितने कितने कहाँ पाए जाते हैं? मेल में 50 से 55, और फीमेल में 45 से 50। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मेल में कितना होगा? 14 से 16 ग्राम परसेंटेज होगा। और फीमेल में जो है 12 से 14, यानी कि पुरुषों में ये ज़्यादा होता है। ठीक। अब हम इसके दूसरे हिस्से में बात करेंगे। और दूसरा हिस्सा है हमारा श्वेत रक्त कणिकाएँ। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और वहीं डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोसाइट। ये ध्यान रखना है कि दोनों को क्या क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को, और एंथ्रोसाइट आरबीसी को। ठीक। इसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 1000 पर सीसी होती है। और इनकी लाइफ मात्र 2 से 5 दिन होती है। और इन्हें क्या बोलते हैं? शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है। डब्ल्यूबीसी अगर ठीक है आपकी, तो आप बीमार नहीं होंगे, इसीलिए ठीक है, डब्ल्यूबीसी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक। और इसकी लाइफ कॉल होती है 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिन। अगला इसका तीसरा हिस्सा है हमारे ब्लड का, उसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। देखिए, अक्सर सुनने में आता होगा आपको कि प्लेट गिर गई है, क्या हुआ, तो वो यही प्लेटलेट्स होती हैं। और इसको देख लीजिए, इसको हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट।
तीनों के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक। और इसकी संख्या जो हमारे शरीर में मोस्टली पाई जाती है वो है 1 से 4 लाख पर सीसी। इसका भी जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और ये रक्त के थक्के के निर्माण का कार्य करती है। ये रक्त के थक्के का निर्माण करती है। अब ये थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए कैसे ब्लड हमारे शरीर में पहुँचता है और किस तरह से फिर वह शुद्ध होता है और फिर शुद्ध जाता है और शुद्ध होके फिर जो है दोबारा से हमारे शरीर में फ्लो करता है। देखिए हमारा शरीर में जैसे स्टार्ट होगा तो ये अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक? और ये हमारा जो है अशुद्ध रक्त दाएँ आलिंद में पहुँचेगा यानी कि लीवर उसके फिर हार्ट के दाएँ आलिंद में पहुँचता है, ठीक? यहाँ से दाएँ आलिंद में जब पहुँचेगा तो पल्मोनरी धमनी है, ये एक अपवाद है। और इसमें कैसा होता है केवल इसी धमनी में जो है रक्त का परिवहन अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा अशुद्ध होके आया और ये अशुद्ध यहाँ से होते फेफड़े में पहुँचेगा और फिर यहाँ पर से सीधे जो है बाएं आलिंद में जाएगा शुद्ध होके और बाएं आलिंद से फिर बाएं आलिंद इस तरह से घूमते हुए जाएगा ये, ठीक। बा ये निलय में पहुँचेगा। ध्यान रखना ये बहुत याद करने वाला होता है, बस इसमें एक अपवाद ये याद कर लेना पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धामी, ये दोनों अपवाद हैं, ठीक। बाकी हमारा सब कॉमन है कि दाएं आलिंद में अशुद्ध और दाएं आलिंद में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, वहीं बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है और बाएं आलिंद में भी निलय में भी शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक। लेकिन इसके जो अपवाद हैं वो पल्मोनरी धमनी और शिरा ही हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम जनरली बात कर लेते हैं रक्त के जो कुछ पॉइंट्स के रूप में हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने, ठीक है। अब हमारा यहीं पे टॉपिक जो है अब थोड़ा सा एक और बढ़ गया है इसी में। अब वो टॉपिक का है नाम रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको भी देखिए लगे हाथ ख़त्म कर देते हैं क्योंकि रक्त से संबंधित है, ये पॉइंटर के रूप में, इसीलिए इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। रक्त परिसंचरण खोज विलियम हार्वे ने की रक्त की, ठीक है। ध्यान सकते हैं एक चक्कर में रक्त 2 बार गुजरता है, इसीलिए दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं क्योंकि एक बार अशुद्ध आएगा और फिर शुद्ध होके निकलता है, ठीक है। ट्राइसोपिड और बाइसोपिड बॉल के बंद होने से प्रथम हर्ट साउंड उत्पन्न होती है जिसे लाभ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट की साउंड आती है धक धक करके वो यही होती है ट्राइसाइड और बाइसाइड के बंद होने से, ठीक। अर्धचंद्राकरण कपाटों के बंद होने से द्वितीय हर्ट साउंड उत्पन्न होती है जिसे डब कहते हैं, ठीक। एक लब और डब मिलकर एक हृदय धड़कन का निर्माण करते हैं और इनके जो बीच का समय जो लगता है वो हमारा है 0.8 सेकेंड। याद टाइम याद कर लीजिएगा और 1 मिनट में कितना 72 बार ये धड़कता है। और इसको जो नापते हैं वो किससे नापते हैं? स्टेथोस्कोप से, ठीक। अच्छा दूसरा देखिए कि एक धड़कन में लगभग 17 ml रक्त पंप किया जाता है, ठीक। और इसका दाब जो होता है बीपी जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ये जनरली डॉक्टर से नापते हैं, इनसे पूछो एमएमएसजी क्या है तो ये आपको बताएंगे, ठीक। और ये हमारा होना चाहिए। और इसको जो मापन जो किया था इसका नाम है पूरा स्मनोमीटर, स्मनोमीटर, ठीक। और इसकी धमनियों में मापन जो रक्तदाब मापन किया था वो धमनियों में किया जाता है, ठीक। दाएं आलिंद में पेशी की बनी हुई एक घुंडी संरचना पाई जाती है जिसे गति निर्धारक कहते हैं, ठीक है। ऐसे नोट कहते हैं। अगला देखिए पेस मेकर हार्ट की धड़कनों का नियंत्रण करता है। ये किसी किसी का अगर हार्ट फेल होता है तो ये पेस मेकर पड़ता है और यही क्या करता है हार्ट की धड़कनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। हृदय को पेजी जनित कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हृदय का पेजी जनित। अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल देख लीजिए और जल्दी जल्दी, ऐसा कोई खास कुछ नहीं है इसमें। रक्त की तरह 1 kg का मतलब होता है 80 ml, ठीक। और 70 kg अगर है तो उसमें कितना होना चाहिए? 5600 ml यानी 5 से 6 लीटर हमारा जो है ब्लड होना चाहिए। कुछ ऐसे हीमोग्लोबिन ये हमने ऊपर ही बता दिए थे 14 से 16, ठीक है। और पूरा शरीर में जो देखा जाएगा वो 784 होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल पूरे शरीर में 1050 ml शरीर व्यक्ति के, ठीक है। ऐसे ही अगर रक्त पंप देखा जाए तो कितना होता है? लगभग 5 लीटर, ठीक है, लगभग 5 लीटर। अब अगला टॉपिक ये है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को भी देख लीजिए, खोज की थी लेड स्टीनर ने, ठीक। 4 ब्लड सेल्स थे हमारे, 4 ब्लड ग्रुप थे, कौन कौन से थे? ए बी ओ और ए बी, ठीक। इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो एक्सेप्ट किसका कर सकता है? ए का और ओ का, और डोनेट किसको कर सकता है? ए को और ए बी को। वही बी ग्रुप है तो बी और ओ को करेगा और डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को, ठीक।
अब वहीं ए बी आता है, जो ए बी किस किस का एक्सेप्ट कर सकता है, ए का, बी का, ए बी का और ओ का, ये ठीक है, ये चारों का एक्सेप्ट कर सकता है। डोनेट कर वो करेगा सिर्फ ए बी को, ठीक। अब वहीं यूनिवर्सल आता है ओ सिर्फ और सिर्फ ओ का ही ले सकता है, लेकिन ये दे सभी को सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, ए बी सभी से ले सकता है, ओ सभी को दे सकता है, ये हमें याद करने योग्य क्वेश्चन है, ठीक है। आर एस फैक्टर, ये भी हमारा कॉल लेंटिस्टीनर तो थे, इसके साथ बीनर और जुड़ गए, और इन्होंने क्या था, एक रहस्यस मका का मंकी था, ठीक है, बंदर जो है, उस पर ये आर एस फैक्टर उसने सर्च किया था, एंटीजन था एक, जो आर बी सी सेल्स पे पाया गया था, ठीक। तो ये आर एस फैक्टर प्लस होता है, एक आर एस फैक्टर नेगेटिव होता है। अब इसकी थोड़ा सा फैक्ट अगर चाहो तो याद कर लीजिए, वो यही है कि गलत तरीके से रक्त का आदान प्रदान पर आरबीसी आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं, लेकिन जिसे रक्त का समूहन कहते हैं, जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कभी गलत अगर चढ़ जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक। अब दूसरा यह है कि यदि आर एच माइनस स्त्री का आर एच प्लस प्रस्तुत कर दिया जाए तो प्रथम संतान तो सामान्य होगी, किंतु दूसरी संतान गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। इस रोगी को गर्भनाक्ताणु कोष्ठता कहते हैं, ठीक। बाकी इतना खास कुछ याद करने वाला नहीं है, और वो हमने आपको सब ऊपर बता ही दिया, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक जो अगली वीडियो में आपको मिलेगा वो हार्मोन से रिलेटेड हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप तब तक पढ़िए और विज्ञान का दूसरा भाग हम शुरू करेंगे।